गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज चौटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विधिवत रूप से अपना सिलेबस जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। अपने जो पहली इकाई है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि प्रथम इकाई का नाम है जनन। और जीव विज्ञान की अगर अपन बात करें तो जीव विज्ञान क्या है? पृथ्वी के ऊपर जो जीवन की गाथा है या कहानी है, पृथ्वी पर जो जीवन की कहानी है उसका निचोड़ या सार क्या है? जीव विज्ञान है। और यह एक इंडिविजुअल का मतलब एक पर्टिकुलर जीव, कोई भी किसी भी जीव की अगर अपन बात करें तो आपकी जो पुस्तक दी हुई है उसमें ध्यान में रखना, इसके लिए इंडिविजुअल शब्द के लिए हिंदी में प्रयोग किया गया है व्यष्टि। क्या प्रयोग किया गया है? व्यष्टि। और व्यष्टियों के समूह को हम क्या कहते हैं? समष्टि। तो साधारण रूप से व्यष्टि का मतलब क्या है? जीव। और जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जनसंख्या। और इसके लिए शब्द काम में लिया गया है क्या? समष्टि। ठीक है। तो इकाई प्रथम जो है उसके अंतर्गत अपने 4 अध्याय थे। पहला था जीवों में जनन, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव में जनन और चौथा जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य की जो अपन बात कर रहे हैं वो भी किसके लिए है? मनुष्य के लिए ही है। तो पहला अपना अध्याय है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 अंक का अध्याय है, तो इस अध्याय से एक अंक के 2 प्रश्न या सीधा ही 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय की, जीवों में जनन। तो जीव का अर्थ सबसे पहले समझ लीजिए और जनन का अर्थ भी समझ लीजिए। दोनों आपको वैसे समझाए हुए हैं। जीव का मतलब क्या होता है? पिछले साल भी मैंने आपको समझाया था। बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान। बायोलॉजी का अर्थ भी क्या है? बायो प्लस लॉजी। तो बायो मीन्स ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। और बायो का अर्थ होता है बायोम। आपको बताया हुआ है कि ग्रीक वर्ड जो है उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रीक को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं और इंग्लिश से फिर हिंदी में। तो बायो का अर्थ है बायोम और बायोम का अर्थ होता है जीव। और लॉजी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्टडी। और स्टडी का क्या अर्थ है? अध्ययन। ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या हो गया? जीवों का अध्ययन, या यूं कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले अपने पास क्या गया? जीव या जीवित जीव या सजीव। तो पिछले साल अपन ने पढ़ा था सजीवता के लक्षण। सजीवता के लक्षण का मतलब था सबसे पहले अपना उपापचय, पाचन, श्वसन, जनन, परिसंचरण, उत्सर्जन, समस्थापन, ये सारे लक्षण थे। तो ये सारे लक्षण जिस संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है, जो लक्षण उपरोक्त संरचना में पाए जाते हैं या निम्न लक्षण जिस संरचना में, और लक्षणों का नाम लिखते हुए जिसमें हम उपापचय से प्रारंभ करेंगे। उपापचय है, वृद्धि है, समस्थापन है, श्वसन है, पाचन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है, जनन है। तो ये लक्षण जिस संरचना में पाए जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। और कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जब कोशिका की संख्या 1 होती है तो एक कोशिकीय जीव, और 1 से अधिक कोशिकाएं होने पर उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। तो जीव शब्द का अर्थ समझ में आ गया? जो संरचना वृद्धि करती है, उत्सर्जन करती है, पाचन करती है, जनन करती है, ठीक है, उन सबको अपन क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। दूसरा जनन। तो जनन क्या है? अपने समान नए जीवों का निर्माण करना। अपने समान नए जीवों का निर्माण करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। और जनन 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सजीवता के अंतर्गत किसी भी जीव ने क्या किया? जन्म लिया, या यूं कहें कि उसका निर्माण हुआ। और जन्म के पश्चात क्या होगा? एक निश्चित समयावधि के पश्चात उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो जीव का जो जीवन चक्र है वो क्या है?
जन्म से मृत्यु तक की अवस्था। और जन्म से मृत्यु तक की जो अवस्था है उसको क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्था है, या यूं कहें कि प्राकृतिक मृत्यु, क्योंकि एक्सीडेंट से भी मृत्यु हो सकती है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय काल है, उस समय काल को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि। इस अध्याय में सबसे पहला टॉपिक अपना यही है, जीवन अवधि किसे कहते हैं। एक साल बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। जीवन अवधि किसे कहते हैं? किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। उसके पश्चात अपनी पुस्तक में चित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के जीवों की जीवन अवधि दी गई है। तो इनके बारे में भी छोटा प्रश्न जो 1 नंबर का बोर्ड की परीक्षा में पहले 13 प्रश्न जो है वो 1-1 अंक के आते हैं, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो उस 1 अंक के प्रश्न में किसी भी जीव की जीवन अवधि अपने से पूछी जा सकती है, तो ये भी अपने को याद रखना है। आप लोग कॉपी के अंदर एक सारणी बना लेंगे। इनमें से कुछ जीवों की जीवन अवधि जो है वो दी हुई है, बाकियों की आपको मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले तितली 1-2 हफ्ते ही जीवित रहती है। तोता जो है वो 140 साल तक जीवित रहता है। मगरमच्छ जो है वो 60 साल तक जीवित रहता है। और कछुआ जो है 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। दूसरी बात, जीवन अवधि जो है वो जीव के आकार के ऊपर निर्भर नहीं करती। जैसा कि अपन जानते हैं पीपल, बरगद, आम, इनका वृक्ष लगभग एक जैसा सा होता है, या यूं कहते हैं अपन तोता और कौवा जो है वो दोनों एक जितने आकार के होते हैं, लगभग समान आकार के होते हैं, लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत अधिक अंतर होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवों की जीवन अवधि जो है वो उनके आकार पर निर्भर नहीं करती। तो आप लोग जानते हैं किसके ऊपर निर्भर करती है? ये अपन ने पिछले साल भी पढ़ा था। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है और वो अमर होता है। एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर किसी भी जीव की जीवन अवधि जो है वो अमरता को प्राप्त नहीं करती है। तो बाकी देखिए सभी जीवों की जीवन अवधि, ये मैंने सबकी जीवन अवधि लिख दी है। आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। सबसे पहले हाथी तो 60 से 90 साल तक जीवित रहता है। गुलाब जो है वो गुलाब का पौधा जो है वो 5 से 7 साल तक जीवित रहता है। कुत्ता 20 से 30 वर्ष तक जीवित रहता है। तितली 1-2 हफ्ते, ये पहले आ गया था। कौवा 15 साल तक। अब देखिए कौवा और तोता, इन दोनों का आकार लगभग एक जितना होता है, लेकिन कौवा 15 साल तक ही जीवित रहता है और तोता 140 साल तक जीवित रहता है। केले का जो पौधा है या वृक्ष जो है वो 25 साल तक जीवित रहता है। गाय की उम्र जो है वो 20 से 25 साल तक होती है। मगरमच्छ 60 साल तक जीवित रहता है। घोड़ा भी 60 साल तक जीवित रहता है। फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर आपको याद होगा, फल मक्खी के ऊपर सर्वाधिक आनुवांशिक प्रयोग किए गए हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है, सर्वाधिक आनुवांशिक प्रयोग कौन से जीव के ऊपर किए गए हैं? तो फल मक्खी के ऊपर क्यों किए गए हैं ये अपने अगले अध्याय में आएगा, उस समय अपन दोबारा से इसकी चर्चा कर लेंगे। तो फल मक्खी का जो जीवन काल है या जो जीवन अवधि है वो कितनी है? 30 दिन है। धान के पौधे की जीवन अवधि 3 से 4 महीने। कछुए की जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष तक। और बरगद 200 साल। अगर हम पीपल की बात करें तो पीपल 500 वर्ष से ज्यादा समय तक जीवित रहता है, जबकि बरगद और पीपल की आयु लगभग आकार जो है वो लगभग एक समान होता है। तो ये हो गए विभिन्न जीवों की जीवन अवधि। इनमें अपनी पुस्तक में बाकायदा चित्र दिए हुए हैं और चित्र के पश्चात ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं। तो अपने को इनकी जीवन अवधि भी याद रखनी है। किसी भी जीव की जीवन अवधि के रूप में 1 नंबर के रूप में छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में आता है जनन। तो जनन आप लोगों को पता है 2 प्रकार का होता है जनन, ये अपन ने कल भी चर्चा की थी। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। तो देखिए मैंने आपको पिछले साल भी एक चीज बताई थी, दोबारा बता देता हूं याद करने के लिए, कि जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में जिस शब्द के पहले भी हिंदी में ए और अंग्रेजी में ए शब्द लग जाता है, इसका मतलब वो चीज क्या है, उसमें अनुपस्थित है। तो जनन जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा मैंने आपको कहा
कि लैंगिक के पहले अपन क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जब जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है, जब जनन की प्रक्रिया में एक ही जीव भाग लेता है, एक जीव के द्वारा नई संततियों का निर्माण किया जाता है, तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। और जब जनन की प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं, तो यहां आपसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसको समझने के लिए अपन अंतर भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है, तो यहां हो जाएगा लैंगिक जनन में क्या हो जाएंगे, दोनों जनक या दो जनक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और दूसरी बात, अलैंगिक जनन, तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत। सबसे पहले क्या है, लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। याद रखना अपने को, लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है और युग्मक निर्माण जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। तो अंतर के रूप में यहां क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। तीसरा क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनेंगे और फिर उन युग्मकों का क्या होगा, संलयन होगा, जिसे हम साधारण भाषा में क्या कह देते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन निषेचन की क्रिया यहां लिख देंगे अनुपस्थित। और उसके बाद में जनन की जो है, अलैंगिक जनन क्या है, जनन की तीव्र प्रक्रिया है। लैंगिक जनन क्या है, जनन की धीमी प्रक्रिया है, यानी इसमें अधिक समय लगता है। अलैंगिक जनन के द्वारा, जैसा कि अपन देखते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के दिनों में जब कहीं जल जो है वो एकत्र हो जाता है, तो उस स्थान पर बहुत सारे मच्छर वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं और बहुत ही कम समय में। अर्थात अलैंगिक जनन जो है वो जनन की तीव्र अवस्था है, जबकि लैंगिक जनन जो है वो जनन की धीमी प्रक्रिया, यानी इसमें अधिक समय लगता है। और एक और महत्वपूर्ण अंतर कर लीजिए कि लैंगिक जनन जो है वो कब होता है, लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, एंटी कंडीशंस जो होती है उस समय क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। जबकि अलैंगिक जनन जो है वो कब होगा, अनुकूल परिस्थितियों में होगा। अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अभी जैसे बरसात का मौसम है, तो ये इन जीवों के लिए परिस्थितियां जो है वो क्या है, अनुकूल है, उस समय क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। इसके अलावा एक अंतर अपन और कर सकते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, यहां देखिए दो जनक भाग लेते हैं, तो दो जनकों के भाग लेने के कारण आधे लक्षण अपन यूं कह सकते हैं माता से आते हैं और आधे लक्षण कहां से आते हैं, पिता से आते हैं। तो आधे आधे आने के पश्चात वापस क्या होंगे, पूरे होंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप विविधता उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप विविधता उत्पन्न नहीं होती। और विविधता उत्पन्न नहीं होती, इसके कारण क्या होगा कि जो संततियां हैं वे संततियां आपस में और अपने जनकों के समान ही दिखाई देती है। आप किसी भी अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियों में, उनके जनकों में और उनमें आपस में अंतर नहीं कर सकते। हम देखते हैं जो छोटे जीव होते हैं उनकी संरचनाओं में कोई अंतर नहीं पाया जाता। और ये जो विविधता उत्पन्न होती है, इन्हीं विविधताओं के कारण हम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के जननों में एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जनन श्रेष्ठ है और क्यों। तो लैंगिक जनन जो है वो श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये जो विविधता है, हम ये कह सकते हैं, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में कौन सा जनन श्रेष्ठ है। तो लैंगिक जनन श्रेष्ठ है, क्यों, तो उसका कारण यही है कि लैंगिक जनन के द्वारा क्या होता है, विविधता उत्पन्न होती है, और यह विविधता क्या करती है, तो इसका भी अपने को उत्तर देना पड़ेगा।
विविधता क्या करती है? किसी भी जीव को प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के लिए सक्षम बनाती है। प्रतिकूल परिस्थितियां जब उत्पन्न होंगी तब कौन से जनन के द्वारा उत्पन्न संततियां जीवित रह जाएगी, जबकि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जो संततियां वो प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर समाप्त हो जाती है। जैसा कि अपन देखते हैं तेज जब गर्मी पड़ती है तब बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो है वो नष्ट हो जाती है, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकती है। तो ये कुछ अंतर है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात आज हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की विस्तार पूर्वक। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं ये आप लोगों के समझ में आ गया। जब किसी जनक के द्वारा एक जनक, सिंगल पेरेंट, ठीक है, एक जनक के द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति आपस में और अपने जनकों के समान ही दिखाई देती है, उनमें कोई विविधता या अंतर नहीं आता। इसलिए अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संततियों को हम क्या कह सकते हैं? क्लोन भी कह सकते हैं। तो ये भी एक नंबर का प्रश्न पूछा गया है एक बार बोर्ड की परीक्षा में, आपको ध्यान में रखना है। क्लोन किसे कहते हैं? आंसर क्या है अपना? एक ही लाइन का आंसर है, सिंपल सा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। इसके अलावा एक आप लोगों ने सुना होगा कायिक जनन। अब कायिक जनन में क्या होता है? अगर अपन साधारण सी बात करें, इस अभी वर्तमान में बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो आप देख लीजिए कनेर का एक पौधा है, उस कनेर के पौधे की एक शाखा को अपन जमीन के समानांतर लिटाकर उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल देते हैं। तो मिट्टी डालने पर क्या होगा कि उसकी जो पर्व संधि है, अब पर्व संधि किसे कहते हैं? तो ये भी देख लीजिए, पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ पादप इस प्रकार के होते हैं जिनमें पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, या हम यूं कह दें कि पर्व और पर्व संधियां जो है वो तने के ऊपर पाई जाती है। ये जो लंबा मोटा बेलनाकार भाग पादप के अंदर, जैसे गन्ना है, बांस है, इनके अंदर अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बाजरा है, इसमें भी दिखाई देता है। तो ये लंबा मोटा बेलनाकार भाग ये क्या कहलाता है? पर्व कहलाता है। और ये पर्व है, और ये दो पर्वों को जो जोड़ने वाली संरचना है, इस संरचना को अपन क्या कहेंगे? पर्व संधि। तो इन दो शब्दों से ही इन दोनों शब्दों को परिभाषित किया जा सकता है। पर्व किसे कहते हैं? देखिए, पर्व किसे कहते हैं? तो हम कह देंगे ये क्या है? पर्व संधि है। तो दो पर्व संधियों के मध्य का भाग, दो पर्व संधियों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? पर्व संधि कहलाता है। और दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना, दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? पर्व संधि कहलाती है। तो जब कनेर की शाखा को जमीन के समानांतर लिटाते हैं तो उसकी जो पर्व संधियां हैं, उन पर्व संधियों से नई जड़ों का निर्माण हो जाता है। उसके पश्चात इसे काटकर हम अन्यंतर स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यहां पर सिर्फ चाहे वो पुष्पीय पादप हो या अपुष्पीय पादप हो, यहां पर क्या हुआ? एक ही पादप के द्वारा नए पादप का निर्माण हुआ। और चूंकि पर्व संधि में बहुत सारी कोशिकाएं, तो यह जनन क्या होगा? बहुकोशी के स्तर पर संपन्न होगा। तो इसलिए ये क्या है? इसका एक अलग नाम दिया गया है, कायिक जनन। लेकिन इसमें जनक जो है वो क्या होगा? एक ही होगा। इसलिए एक ही जनक के द्वारा उत्पन्न संतति को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और संतति क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। इसके अलावा देख लीजिए इसके कई प्रकार है। तो ये मैंने अलग से लिख दिया कायिक जनन। अब कायिक जनन की अगर अपन पहले बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा आलू को जब काफी दिनों तक घर पे हम पड़ा रहने देते हैं तो उसके ऊपर छोटी छोटी काले रंग की संरचनाएं उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आलू की आंख साधारणतः। वो होती क्या है? वास्तव में कक्षस्थ कलिकाएं। और उन कलिकाओं को काटकर जब भूमि में रोपित कर दिया जाता है तो उनके द्वारा नए आलू का पौधा बन जाता है, नए आलू का निर्माण हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? कंद। इसी प्रकार प्रकंद, अदरक के अंदर जो पर्व संधियां है या शकरकंद के अंदर जो पर्व संधियां है, उनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, प्रकंद है। बल्ब प्याज के अंदर जो संरचना पाई जाती है बीज के अंदर,
ठीक है, उसके द्वारा नए पादप या लहसुन, ठीक है, उसमें कायिक भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। इसी प्रकार आपने रूपांतरण पढ़े थे, तने के अंदर ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका। तो भूस्तारिका जो है वो जलकुंभी में या जलीय पादपों में पाई जाती है। तो ये मैंने इसलिए लिखे हैं बोर्ड पे क्योंकि इनके अंतर्गत आपको या तो 1 नंबर के प्रश्न के रूप में उदाहरण पूछे जा सकते हैं या उदाहरण देके पर्टिकुलर कायिक जनन का नाम पूछा जा सकता है। जैसे भूस्तारिका कायिक जनन कौन से पादप में होता है, जलकुंभी में, या जलकुंभी में कौन सा कायिक जनन पाया जाता है, ये अपनी पुस्तक में दिए हैं, वही उदाहरण लिए। इसके अलावा अपने कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। बुलबिल या अगेव। अब बुलबिल क्या है और एक पर्णकलिका, ये दोनों को विस्तार पूर्वक समझ लीजिए। बुलबिल या हम यूं कह सकते हैं, अभी जो अपन कायिक जनन की बात कर रहे हैं तो पादप के कायिक भाग के द्वारा नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। अब कायिक भाग कौन से हुए, तो जड़, तना, पत्ती, ये क्या है, कायिक भाग। इनके द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तब हम क्या कहेंगे, कायिक जनन। अब यहां बुलबिल क्या है, इसके ऑप्शन में आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जननांगों द्वारा कायिक जनन। जननांगों तो क्या होता है कि चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, चाहे पत्ती हो, चाहे पुष्प हो, इनकी जो पूर्ववर्ती अवस्था है, जैसे हमने कहा आलू की जो आंख है, तो ये क्या होगी, पौधे की पूर्ववर्ती अवस्था। उस आंख से क्या होगा, नए पादप का निर्माण होगा। तो ये जो पूर्ववर्ती अवस्था है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे, कलिका। ठीक है, तो जो कलिका पुष्प का निर्माण करने वाली है या भविष्य में जो पुष्प का निर्माण करेगी, वो पुष्प का निर्माण करने से पूर्व जब टूटकर मुख्य पादप से टूटकर अलग हो जाती है और अलग होने के पश्चात जब वो जमीन के संपर्क में आती है तो वो क्या कर लेती है, नए पादप का निर्माण कर लेती है। हालांकि अभी तक पुष्प में रूपांतरित नहीं हुई है। ठीक है, और पुष्प क्या है, पादप का लैंगिक भाग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो बुलबिल उसको कहेंगे जो कलिका पुष्प का निर्माण करने वाली थी लेकिन कर नहीं पाई, उससे पहले टूटकर अलग हो गई, जमीन के संपर्क में आ गई, तो हम कह सकते हैं कि जननांगों द्वारा कायिक जनन। ये किसमें होता है, अगेव। तो जैसे ये टूटकर जमीन के संपर्क में आएगी, नए पादप का निर्माण कर लेगी। इसी प्रकार पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन है या पर्णकलिका, तो ब्रायोफिलम या आपने छोटी कक्षाओं में नाम सुना होगा पत्थर चट्टा। क्या होता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो कट फट जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है और ये यहां से क्या होगी, कट गई। ठीक है, और कटने के पश्चात इनके जो किनारे हैं, यहां कटे हुए स्थान पे यहां क्या होगा, कुछ कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जिनको हम कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। और ये पत्ती जब टूटकर जमीन के संपर्क में आती है तो ये कलिका क्या कर लेती है, नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो पर्णकलिका द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा के अंदर। अब इसी प्रकार देखिए अन्य जो प्रकार है, मुकुलन, द्विखंडन, कलिका निर्माण।